122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का जो नोटिस है वो क्यों रिसीव होता है? क्या कमिश्नर बगैर नोटिस के ऑर्डर पास कर सकता है? आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। एक चीज़ हम दोबारा थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि जब जो एज़ पर लॉ जो एलिजिबल है कंपनी है, पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो एलिजिबल है फॉर रिटर्न फाइलिंग, तो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर तो हमें डायरेक्ट एक नोटिस रिसीव होगा जिसके अंदर आर्डर होगा कि जी ये आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपके ऊपर ये पेनल्टी है। 122 का जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर ये है कि रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी ड्यू डेट थी वहाँ पे हमने रिटर्न को फाइल किया, और रिटर्न फाइल करने के बाद जो ऑफिसर है, एफबीआर है, कमिश्नर है, यानी कि जो भी कंसर्न ऑफिसर है, वो आपको एक नोटिस शेयर करेगा 122 के मुताबिक, और उसके अंदर कोई फर्दर डिटेल अवेलेबल होगी। क्या अवेलेबल होगी कि जो इंफॉर्मेशन मैंने डिक्लेयर की है वो ठीक नहीं है। मतलब उसमें 3 या 4 तरह की डिफरेंट कंडीशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम ये बोलते हैं कि जो 122 रीओपनिंग और एडिशनल असेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि इसको जब नॉर्मली जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम 122 के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्यों है? मतलब ये है कि जो कमिश्नर आपको नोटिस भेजता है तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, या किस ग्राउंड्स की बेस पे वो आपको ये कह सकता है कि आपकी ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। उसके 3 या 4 पॉसिबल रीज़न हम डिस्कस करते हैं जो बड़े कॉमन है। लॉ यूजिंग इनकरेक्टली, लॉ यूजिंग इनकरेक्टली मतलब जो आपने रिटर्न फाइल की है उसके अंदर जो रेट्स हैं या उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं की, और एज पर लॉ जो होनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, और रिटर्न आपने फाइल कर दी। उसके बाद जब कमिश्नर उसको असेस करेगा, रिव्यू करेगा, तो वो देखेगा कि भाई ये इस तरीके से होनी चाहिए थी लेकिन आपने सही तरीके से फाइल नहीं की। तो एक तो ग्राउंड उसके पास ये अवेलेबल है। दूसरा ग्राउंड क्या अवेलेबल है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू है। मतलब जो भी रिटर्न हमने फाइल की है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये कहेगा कि ये चूंकि बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब ये लॉ के मुताबिक फाइल नहीं हुई, तो डिपार्टमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है। मुझे टैक्स कलेक्ट होना था 1 लाख रुपया, मैंने यानी कि एफबीआर ने करना था, तो आपने 90,000 या 1 लाख से कम किया तो वो उसके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। तो वो आपको क्या करेगा, इसकी बेस पे नोटिस जो नोटिस शेयर कर देगा। अच्छा, इसके अंदर जो पॉसिबल रीजंस है मजीद, अगर ये बिग पिक्चर में आप देखें तो ये दो बड़ी रीजंस हैं कि एक आपने लॉ सही यूज़ नहीं किया, ऑर्डिनेंस के मुताबिक या जो कानून के मुताबिक रिटर्न फाइल होनी थी वो आपने नहीं की। प्लस ये है कि जो अगर आपने कानून के मुताबिक भी अगर फाइल की है तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिस यूज़ है, इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ है, जिसकी वजह से एफबीआर के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है। अब फर्दर अगर हम देखें तो इन 3 चीज़ों को अगर मजीद 2 चीज़ों को मजीद अगर कैटराइज करें, अब ये कैसे हो सकता है, जो भी ऊपर हमने 2 ये बातें की, ये किस तरीके से हो सकता है कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड, मतलब कोई एक आपका हेड था जिसके अंदर आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं थे, मतलब प्रॉपर्टी का कोई हेड है वहाँ पे हमें एक्सपेंस अलाउ नहीं है, 20% तक अलाउ है, तो आपने क्या किया, उसको बिजनेस इनकम बना दिया और जो एक्सपेंस अलाउ कर लिया और अपनी जो इनकम है वो कम कर ली, और कम इनकम के ऊपर हमने कम टैक्स दिया। अब ये पॉसिबल रीजन हो सकती है कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड, कि थी प्रॉपर्टी इनकम, आपने उसको डिक्लेयर कहाँ पे कर दिया, बिजनेस इनकम के अंदर। दूसरा पॉइंट यह है कि इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब चूंकि ज्यादातर सिस्टम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही उसकी सीपीआर फीडिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेकिन सम केसेस में हम जो रिफंड है वो पिछले साल का जो हमारे पास अवेलेबल है वो कम होता है, लेकिन हम ज्यादा क्लेम कर लेते हैं। अब चूंकि सिस्टम इस साल के लिए तो उन्होंने रिफंड के ऊपर भी एक टैब लगा दिया, लेकिन इससे पहले चूंकि वो ऑप्शन अवेलेबल थी कि ओपन था वो टैब, तो जो भी फिगर थी आप लिख दें वो रिटर्न तो फाइल हो जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इनकरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि आपने रिफंड कम बनता था उसका मिस यूज करके ज्यादा उसको क्लेम कर लिया। उसके बाद यह है कि इनकरेक्ट क्लेम, कोई आपने इस तरीके से जो रिबेट लेनी थी वो लॉ के मुताबिक आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन आपने क्या किया कि आपको चूंकि मिस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ लॉ हो रहा है, लॉ इनकरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने वहाँ पे क्लेम लेके टेम्परेरी तौर पे जो रिटर्न थी वो तो सबमिट कर दी, लेकिन वो एज़ पर लॉ रिटर्न सही नहीं थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो जब आप कोई ऑर्डर रिसीव होता है। अब क्वेश्चन ये था, काफ़ी लोगों के, काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे कि ये जो नोटिस हमें क्यों रिसीव होता है, तो हमने ये भी डिस्कशन किया कि जब रिटर्न फाइल करते हैं हम तो हम कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जो हमें उस टाइम अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, तो उसकी वजह से ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद, जो भी डिफाइंड पीरियड है बीआर का, उसके बाद उस रिटर्न को रिव्यू किया जाता है। रिटर्न को रिव्यू करने का पर्पज़ क्या, रिव्यू करने का पर्पज़ सिर्फ एक है कि आपने लेट से 1 लाख रुपया टैक्स जमा कराया है, तो एफबीआर ये कह रहा है नहीं 1 लाख नहीं बनता, ये 1,50,000 रुपया बनता है, तो जो भी आपको नोटिस शेयर किया जाएगा उसके अंदर
कुछ एडिशनल टैक्स की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी कि ये टैक्स इतना बनता है और आपने कम करवाया है, लिहाजा आपको ये टैक्स जमा करवाना है। अब क्वेश्चन ये है कि जी क्या बगैर नोटिस के, बगैर बताए जो डिपार्टमेंट है, BR है, कमिश्नर है, वो आपकी रिटर्न जो फाइल कर सकता है, वो जो असेसमेंट ऑर्डर आपको कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हेयरिंग की कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, आप आके एक्सप्लेन करें। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप एविडेंस के साथ उसको एक्सप्लेन करें, तो अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो जो नोटिस है उसको विड्रा कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब भी FBR की तरफ से आपको नोटिस आए, वो ये नहीं है कि सिर्फ जस्ट आपको एक जनरल नोटिस भेज दिया जाए कि जी आपकी रिटर्न है, आप ला के इसको मुझे एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं है। तो FBR की तरफ से जब भी नोटिस आएगा तो उसके ऊपर भी, कमिश्नर के ऊपर भी लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप नोटिस भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं भेज सकते। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम स्टडी करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डिफाइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जो सेल शो की है, जैसे हमने जो प्रॉपर स्टूडेंट क्लासेस लेते हैं वहाँ पे हमने हमेशा ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि एक पैरामीटर है जिसकी वजह से नोटिस आता है, वो क्या है कि सेल टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो सेल है और जो इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो सेल है, अगर वो मैच नहीं है तो आपको 122 का नोटिस रिसीव होगा। भले वो असेसमेंट ऑर्डर आ सकता है कि आपकी ये कंसीलमेंट है, आपने जनाब ये सेल वहाँ पे रिटर्न में ज़्यादा हो, यहाँ पे कम शो की है। तो एक तो ये है कि वो आपकी कंसीलमेंट शो हो सकती है। दूसरा ये है कि सम टाइम जब हम परचेज करते हैं किसी भी जगह से या सेल करते हैं, तो हमारा चूंकि NTN या CNS यूज़ हो रहा होता है, तो आप अगर उसकी प्रॉपर रिकन्सलेशन नहीं रखते, रिकॉर्ड नहीं रखते, तो डिपार्टमेंट के पास तो आपके ID कार्ड या NTN के लिए सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास तो अवेलेबल है, ओपन विंडो है। तो वो क्या करेंगे, इन हाउस जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर करेंगे जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है। अगर दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस होगा तो वो आपको नोटिस भेज देगा, यह कंसीलमेंट है, या आपने ओवर परचेज शो की है या अंडर परचेज शो की है, ओवर सेल शो की है या अंडर सेल शो की है। या इसी तरीके से अगर आपने कोई गाड़ी ली है, एडवांस टैक्स पे किया, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरीके से और भी किसी जगह पे अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है और रिटर्न के अंदर वो चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उस एविडेंस की बेस पे वो आपको नोटिस भेज देंगे कि आप आए और आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करें। अगर आप इस पोजीशन में नहीं होंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने स्टडी किया है कि 122 का नोटिस क्यों आता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, बैकग्राउंड क्या। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वो यही है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें, हर एंगल से चीज़ों को मैच करें, ताकि आप इस तरह की जो क्लेम है, इस तरह की जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसमें ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। प्लस ये है कि उनकी डिफरेंट फरमाइशें भी होती हैं। आप बेहतर समझते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर जब हम चले जाते हैं तो उनकी तरफ से अगर आप 100% भी टैक्स पे कर चुके हैं तो फिर भी फरमाइशी प्रोग्राम उनका लाजमी अवेलेबल होता है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है, और आप जलील भी होते हैं। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि कम से कम गलतियाँ रखें ताकि आपकी जो नेगोशिएशन है उनके साथ कम से कम रहे। आप समझ रहे हैं मेरे हाल में जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि ये जो पैरामीटर हमने स्टडी की है, ये हमने ये है कि MIS के अंदर बेशुमार इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप उस टॉपिक को भी लाजमी देखें कि हाउ टू चेक द टैक्स पेड ऑन द CNSE। ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, लेकिन बार बार हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि क्रॉस चीज़ें मैच लाजमी किया करें। सम टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है या इवन आप अपने क्लाइंट को भी मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपका राइट बनता है कि आप उनसे इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन करें, क्योंकि उनको नहीं पता। आप उनसे क्वेश्चन करें कि ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। उस टाइम यानी कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे मैक्सिमम टाइम अगर आप जनरेट करके लगाते हैं, चीज़ों को रिकनसाइल करते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पेनल्टीज़ हैं या असेसमेंट्स हैं, वहाँ से आप बच सकते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि क्या 122 के ऑर्डर के रिप्लाई के बाद जब चीज़ क्लोज होती है तो रिवीजन ऑफ 122 वो भेज सकता है कि नहीं भेज सकता। इंशाल्लाह इसके अगले टॉपिक में हम वो डिस्कशन करेंगे। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन वो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।